हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड गेट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मगध महाजनपद के बारे में। पिछली वीडियो में जो हिस्ट्री की वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में। अब उन्हीं में से एक महाजनपद है मगध। मगध महाजनपद के लिए हम इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर हमें इसके आगे का इतिहास देखना है, अगर इंडिया के हम भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे तो इसके बाद मगध राज्य मतलब 16 महाजनपद के बाद क्या होता है कि जो मगध है वो एक प्रमुख महाजनपद बन जाता है। वहाँ से वो फिर वहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। फिर वो मौर्य साम्राज्य पूरे भारत के अंदर फैल जाता है। तो इसलिए हम मगध जो जनपद है उसके बारे में जानते हैं कि क्या है मगध। जैसे हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक था ही भारत, प्राचीन भारत के अंदर। ये दूसरे शहरीकरण जिसको हम कहते हैं 600 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच रहा। उसके बीच दक्षिण बिहार में उपस्थित था और इसकी भाषा मगधी थी, जिसे मगधी या मागधी। और राजधानी जो उसकी थी वो राजगीर रही। इसके अलावा भी इसकी राजधानी बदलती रही मगध की, कभी वैशाली कभी पाटलिपुत्र। मगर जो इसकी खास राजधानी रही शुरुआत से आखिर तक, जो आखिर में भी सबसे आखिर तक चली राजधानी, वो राजगीर रही इसकी। अगर हम देखें कि मगध ताकतवर कैसे बना तो हमें वहाँ के जो राजा हैं, क्योंकि जो अगर स्टेट को पावरफुल बना रहा है, जो महाजनपद है उसको कोई पावरफुल बना रहा है, तो वो बनाएगा कौन? जो वहाँ पे राज करेगा। तो राज करने के लिए जो लोग हैं वो एक एक के बाद मगध राजा पहले राज करते थे। तो हम जानेंगे कौन कौन से राजाओं ने राज करा। तो उसके अंदर अलग अलग वंशों के राजाओं ने राज करा। जैसे सबसे पहला हम जानेंगे बृहदर्थ वंश के बारे में, जिनका हम टाइम मानते हैं 1661 ईस्वी से लेकर ईसापुर से लेकर 682 ईसापुर तक। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, महाभारत के अंदर कहीं पर इसका जिक्र होता है। महाभारत के अंदर कहीं कहीं पर इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भीम ने जो महाबृहद मतलब जो बंदा था, मतलब जो बृहद राजा था वहाँ का, उसका जो बेटा जरासंध, उसको मार दिया था, हत्या कर दी गई थी उसकी। महाभारत के युद्ध के अंदर उसको मारा था उन्होंने। तो इससे पता चल जाता है हमें इसके बारे में कि हाँ, ये उस ज़माने के अंदर एक महाजनपद रहा था। और इसका वध जो हमें वर्ण मिलता है साथ साथ ऋग्वेद में और पुराण में भी मिलता है इसके बारे में। बृहदर्थ का पुत्र जरासंध की हत्या भीम ने की थी, जिसका वर्णन महाभारत से मिलता है। पता चल गया ना हमें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, हमें जानकारी मिल रही है महाभारत से इसके बारे में कि मतलब हत्या करी थी एक बादशाह की बेटी की, मतलब एक राजा था महाजनपद का, तो उसकी बेटी की हत्या की। पता चलता था कि वहाँ पर कोई महाजनपद उस ज़माने के अंदर रहा होगा। फिर इसके बाद क्या है, जो बृहदर्थ राजवंश है इसका ख़त्म हो जाता है ये, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इतने पता चलता है कि जो ये जरासंध है इसके बाद इसका बेटा आता है, फिर एक दूसरा बेटा आता है जिसका वासुदेव नाम होता है, जो फिर पोता वाला उसको होता है पर पोता, वो राज करते हैं। फिर कुछ समय क्या होता है कि प्रद्योत वंश के जो राजा होते हैं इनको पराजित कर डालते हैं और मगध पे अपना राज्य कायम कर लेते हैं, जिनका अगर हम समय देखते हैं 682 से लेकर 582 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हिंदू धर्म के अंदर एक वायु पुराण नाम के पुराण है, उसके अंदर इनके बारे में मिलता है और बताया जाता है कि इन्होंने 138 साल तक मगध पर राज किया। इन राजाओं में ये परंपरा थी कि अपने पिता की हत्या करके राजा बनते थे, मतलब अपने ही बाप को मार के राजा बन जाया करते थे। तो इनके अंदर ये प्रथा थी। जैसे अगर हम देखते हैं कि प्रद्योत वंश था, प्रद्योत राजा जो था उसने अपने बाप को मारा, फिर उसके बेटे ने उसको मारा। तो ये प्रथा इनके यहाँ थी, तो ये तरह से कुप्रथा हो गई। तो इससे भी लोग परेशान थे। लोगों ने चाहा कि जो ये सिस्टम चल रहा है इसको ख़त्म करा जाए। तो उन्होंने क्या करा, जो दूसरा वंश आया आगे हरियंक वंश है उसको सपोर्ट करके इनको ख़त्म करवा डाला। फिर क्या होता है कि जो हरियंक वंश आता है वो इनको ख़त्म कर डालता है और मगध पे अपना राज्य कायम कर डालता है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं हरियंक वंश के बारे में, जिनका टाइम पीरियड है 544 से लेकर 512 ईसा पूर्व तक। सबसे पहला राजा इनके अंदर कौन आता है? बिंबिसार। क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि किस राजा ने हुकूमत करी, किस राजा ने वहाँ पर शासन करा। अगर हम देखेंगे किस राजा ने शासन करा, मतलब तो कोई राजा किसी न किसी वंश से ज़रूर होगा, जो उसका कोई ना कोई जो उसका ख़ानदान रहा होगा। तो अभी उसी वंश के अंदर बिंबिसार पैदा होता है, हरियंक वंश के अंदर। हरियंक वंश का सबसे महान राजा इसको माना जाता है, क्योंकि इसने ही मतलब एक तरह से मगध की नींव रखनी, इसको मजबूत करना शुरू करा मगध को। हरियंक वंश की नींव रखने वाला जो था बिंबिसार था, और ये भाटिया का बेटा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे उनका स्वभाव माना जाता है कि समकालीन था, मतलब महावीर भी थे उसी ज़माने के अंदर, अब ये बिंबिसार भी था और महात्मा बुद्ध भी थे। ये तीनों एक ही समय के अंदर थे, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है तीनों का एक ही टाइम पीरियड रहा है। क्योंकि हम जैसे हम देख चुके हैं कि जो
कि टाइम पीरियड रहा है इनका, तो हम पता चल जाता है इससे कि ये दोनों तीनों साथ में थे। और जो जैन धर्म वाले होते हैं वो ये मानते हैं कि ये हमारा मतलब बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म वाले मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म को मानता था, जो बिंबिसार था। तो इसके बारे में एविडेंस उनकी किताबों के अंदर मिलते हैं। दोनों ही के कहते हैं कि हमारा मतलब हमारे धर्म को मानने वाला था ये। उसके समय में मगध की राजधानी राजगीर, गिरिराज या जिसको हम कहते हैं राजगीर थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो उसे अभेद बनाती थी। मतलब एक कुदरती तौर पर किलेबंदी हुई थी राजगीर की, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इस वजह से उसको हम कहते हैं कि वो अभेद थी, कि कोई दूसरा राजा वहाँ पर आसानी से हमला नहीं कर सकता था। जैन धर्म में उसे श्रेणी की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था जिसके पास बड़ी संख्या में, जिसके पास एक बहुत बड़ी स्थायी सेना हो। मतलब श्रेणी उसको कहते थे जैन धर्म के अंदर जिनके पास एक बड़ी संख्या में सेना हुआ करती थी, मतलब एक सेना बल था बहुत बड़ा। इसके कारण मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, क्योंकि स्टार्ट तो उसने करा ना कि शक्तिशाली बनाने के लिए, स्टार्ट किसने करा, महाजनपद को, मगध महाजनपद को बिंबिसार ने। तो इसी पर देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि बिंबिसार ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर उसे सरल बनाया व राजकीय अधिकारी महामात्य को कई श्रेणियों में बांट दिया और उन्हें अलग अलग कार्य दिए। मतलब जो राजनीतिक अधिकारी थे, मतलब राज्य की जो सरकार, जो वहाँ का जो राजा था, उसके अंदर जो काम करते थे महायुक्त को हम कहते थे महामात्य। तो बिंबिसार ने करा कि भाई जो उनका एडमिशन का सिस्टम, मतलब जो राज व्यवस्था है, उसको उन्होंने आसान करने के लिए वहाँ के जो महामात्य थे उनको अलग अलग बांट दिया। तुम सेना का काम करोगे, एक को कहा कि तुम सेना का काम कर लो, तुम खेती का देख लो, व्यापार को देखने के लिए अलग है, राजस्व देखने के लिए उसमें से अलग है। तो हर किसी के अंदर उन्होंने अलग अलग काम बांट दिए। इससे क्या हुआ, जो वहाँ की व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वह आसान हो गई राज करने के लिए। उसने वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। मतलब पहला तो उसने क्या करा, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बेहतर करा मजबूती करने के लिए। बाद में उसने क्या करा कि वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं उसका भी उसने इस्तेमाल करा, कि यानी कि बिंबिसार ने जो दूसरे राज्य थे उनके जो वहाँ की औरतें थे उनसे शादी करके, जो राजघराने की औरतें से शादी करके उसने संबंध बनाया अपने दूसरे राज्यों के साथ, कि मतलब वो उसके ऊपर हमला ना करें और बदले में कुछ चीज़ वहाँ से मिल भी जाए उसमें, उसको दहेज के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि उसकी 3 पत्नियाँ थी, कौशला देवी कौशल के राज्य की पुत्री व प्रसन्नजीत की बहन, चेलना वैशाली के प्रमुख की बेटी, और एक थी खेमा, मदार पंजाब का जो एक क्षेत्र है वहाँ की रानी थी वो, मतलब वहाँ के जो उनके राजा थे उनकी बेटी थी। बिंबिसार ने राज्य विस्तार शुरू करा और उसे आसपास के महाजनपद पर कब्जा करा। महाजनपद जो आसपास के थे उस पर बिंबिसार ने अपना क्षेत्र विस्तार के दौरान कब्जा करना शुरू करा, जिसमें सबसे पहला आता है अंग, जो कि आज के बंगाल वगैरह के एरिया में आता था उस ज़माने में। तो सबसे पहले उसने कंट्रोल करा अंग के ऊपर। और वैशाली उसको मिला अपनी शादी के अंदर। वैशाली का जो काशी एरिया था, वैशाली नहीं, काशी उसको दहेज के अंदर मिला था, जो उसकी बीवी जिनकी जो कौशला देवी थी उनको दहेज में दिया गया था, प्रसन्नजीत के पिता ने दिया था। अगला हम देखते हैं बिंबिसार। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने जेल में बंद रखा, जिसके भूख के कारण उसकी मौत हो गई। मतलब इसके अंदर इनके यहाँ भी वही सिस्टम चल रहा है कि बाप को बेटा मार के राजा बन रहा है। आगे हम देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। 492 ईस्वी से लेकर 460 ईसा पूर्व माना जाता है इनका टाइम। अब ये चेलना, यानी कि जो हम देख चुके हैं पीछे वाली जो चेलना यहाँ पर है, ये है वैशाली के प्रमुख की जो बेटी हैं, ये उनका और बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मार के वो राजा बना, अपने पिता की हत्या कर राजा बना। बिंबिसार की मौत के दुख की वजह से कौशला देवी को भी मौत हो गई। मतलब उनको इतना दुख हुआ कि जो कौशला देवी थी उनका पति के जो बिंबिसार थे उनका दुख इतना ज़्यादा हुआ कि उनकी भी मृत्यु हो गई और वो मर गई। इस बात से गुस्से में आकर जो प्रसन्नजीत ने उसने मगध से काशी वापस ले लिया, जो उसे बिंबिसार को दहेज में मिला था। मतलब काशी जो एरिया था बिंबिसार को दहेज में मिला था कौशला देवी के साथ, मगर प्रसन्नजीत ने क्या करा, उससे वापस छीन लिया। मगर उसकी वजह से क्या हुआ, प्रसन्नजीत और जो अजातशत्रु हैं इनके बीच हो जाता है एक युद्ध, और इसमें अजातशत्रु जो हैं वो जीत जाते हैं और वो काशी जो एरिया है उसको शक्ति के बल पे अपने महाजनपद के अंदर मिला लेते हैं। बाद में अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य जो है, जहाँ से ये चेलना देवी हैं, जो काशी है, और जो लिच्छवी मतलब जहाँ की दूसरी खेमा वाली एरिया, जो सारे आसपास के एरिया लगते हैं, वहाँ पर भी इन्होंने युद्ध करा और उसको भी कब्जा कर लिया, उस जगह को भी।
अजातशत्रु ने ही पहली बौद्ध समिति को आयोजित करा था। मतलब जो 482 के टाइम बताया जाता है, उसी टाइम के पीरियड के अंदर जो महात्मा बुद्ध होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो पहली जो बौद्ध धर्म की समिति होती है उसको आयोजित करता है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो उसमें क्या होता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जाती है, फिर वो एक समिति ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उनके मानने वाले जो फॉलोअर्स जो होते हैं कि हम डिसीजन लेंगे अब किस संस्था के चलाना है धर्म को। तो उसका पहला कौन आयोजित करता है, जो ये है अजातशत्रु यही करते हैं उसको आयोजित। उसने बेहतर हथियारों का प्रयोग किया, हथियार को राज्य को फैलाने में किया, जिसमें महाशील कट्टेगन नाम से मतलब हथियार है, जिसे हम कैटापिल कहते हैं। मतलब जिसमें पत्थर सा यहाँ रखा हुआ होता है, वो खींचते हैं रस्सी को, जब उड़ के जाता है, वो पास जो दीवार होती है जगह लग जाता है उसके ऊपर। और एक होता है रथमुश वाला, मतलब जो रथ होता है उसी पर छुरियाँ से लगा डालते हैं कि जो सामने से सैनिक आए वो कट जाए और मर जाए उससे। तो इन चीज़ों का भी उसने ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल, क्योंकि उनके पास जो मगध वाले हैं जो राजा थे उनके पास लोहे की भरमार थी। अब लोहे की भरमार है तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने खेती में तो इस्तेमाल कर लिया। तो साथ साथ उन्होंने क्या करा कि हथियारों में बना के इस्तेमाल करने लग गए वो, क्योंकि हथियार जब लोहा है तो वो हर चीज़ को मतलब ट्राई करेंगे, हम वो हर चीज़ में उसका ट्राई करेंगे कि भाई उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने युद्ध के अंदर भी उसका इस्तेमाल करा। अजातशत्रु को भी उसके पुत्र ने ही समाप्त कर दिया, जिसे उसका नाम उदयन था। मतलब जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, फिर उसके बेटे उदयन ने अजातशत्रु को ही मार दिया। मतलब जो इसने करा वो इसने भुगता। आगे है उदयन। उदयन क्या है, इनका टाइम पीरियड है 460 से लेकर 444 तक। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करी। इसे ही हर्यक वंश का आखिरी और काबिल राजा माना जाता है, यानी कि ये हर्यक वंश का आखिरी राजा है। और उदयन ने पाटलिपुत्र को विकसित किया तथा राजधानी का रूप दिया। मतलब वो जो अजातशत्रु था उसने क्या करा था, जो राजगीर है उसके चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी करवाई, और पाटलिग्राम नाम का एक शहर बसाया, छोटा सा गांव बसाया उनने, और उसकी किलेबंदी उसने करी। और बाद में क्या होता है कि जब उदयन का राजा बनता है मगध का, तो उसी पाटलिपुत्र के अंदर वो जो उसकी राजधानी है उसको ट्रांसफ़र कर डालता है, फिर उसको एक बड़ा शहर बनाता है, और राजधानी तौर पर उसको विकसित कर डालते हैं। और एक किला इसके चारों ओर बनवाया जो गंगा और सो नदी के ऊपर संगम पर था। मतलब जहाँ पर ये गंगा नदी इधर से आ रही है और इस सो नदी से मिलती है, यहाँ पर संगम पर उन्होंने किला बनवाया अपना पाटलिपुत्र का। और उदयन की हत्या कर डालता है राजा है अवंती का वो, और इस तरह से जो हर्यक वंश है उसका अंत हो जाता है। फिर हर्यक वंश के बाद मगध पर राज करता है शिशुनाग वंश, जिनका टाइम पीरियड है 413 से लेकर 345 ईस्वी पूरे वंश का। इसमें सबसे पहला जो राजा आता है वो है शिशुनाग। शिशुनाग ने ही इस वंश की स्थापना की, जो वाराणसी का वॉयसरॉय था। मतलब जब हर्यक वंश का राज चलता था उस ज़माने के अंदर ये वाराणसी का एक अधिकारी था, छोटा अधिकारी था। मतलब उसको जो एरिया में बटा हुआ था वहाँ का जो राज्य था, तो वाराणसी पे एक वायरसाय आया था, मतलब वहाँ का एक अधिकारी था, उसको कंट्रोल करता था। और शिशुनाग ने ही अवंती का अंत करा था। अवंती मतलब यानी कि अवंती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवंती और मगध के अंदर शुरुआत से ही लड़ाई चली आ रही थी, क्योंकि दोनों ही पावरफुल थे। अवंती का प्लान ये था कि मैं मगध को ख़त्म कर डालूँ और मैं पावरफुल बन जाऊँ, सुपर पावर बन जाऊँ इंडिया का अकेला। और मगध का प्लान ये था कि मैं हम ख़त्म कर दें अवंती को, क्योंकि अवंती ने ही एक बार मगध पे हमला करने की कोशिश की थी, जिसको बचाव के चक्कर में अजातशत्रु ने किला बनवाया था राजगीर की तरफ, और पाटलिग्राम को भी उन्होंने घेरा था। तो वो चीज़ बहुत साल से लगातार चलती रही, मगध और अवंती के बीच लड़ाई चलती रही, हो जी थी जैसे प्रतिस्पर्धा जो कहेंगे उसको, कॉम्पिटिशन आगे बढ़ने के, मैं तुम पे कब्जा कर लूँ, कहते थे मैं कर लूँ कब्जा। तो उस चीज़ का अंत करते हैं शिशुनाग। शिशुनाग क्या करते हैं, जो अवंती जो महाजनपद है उसको हराकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से अवंती का अंत हो जाता है और मगध का एक्सपेंशन और ज़्यादा होता है। इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित करी। उदयन ने कहाँ पे करी, पाटलिग्राम से, मतलब पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र में, राजगीर से। अब ये क्या करता है, पाटलिपुत्र से ले जाता है वैशाली में। अगला इसका ही बेटा है कालाशोक। कालाशोक और अशोक सम्राट दोनों अलग अलग है। कालाशोक शिशु वंश में आता है, और जो राज को हम कहते हैं सम्राट अशोक या महान अशोक, ग्रेट अशोक कहते हैं, वो आता है मौर्य वंश के अंदर। तो क्या है कि दूसरी बौद्ध सभ्यता इन्होंने कब्जा समिति जो थी कालाशोक ने ही करी थी। 100 साल बाद हुई थी, 382 के आसपास के टाइम के पीरियड में जो होती है, तो उसका आयोजन करता है कालाशोक।
ये शिशुनाग का बेटा है। इसकी हत्या नंद वंश के राजा ने कर दी। नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। मतलब 3 राजाओं ने शासन करा, पहला शिशुनाग, फिर कालाशोक और फिर नंदीवर्मन। और इस जो राज्य है ये मतलब जो वंश है इस तरह से ये वंश भी ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। आगे है नंद वंश। इन्होंने मतलब मगध का और ज़्यादा एक्सपेंशन करा। मतलब हर्यक वंश थे उन्होंने स्टार्टिंग करी था से वंश को बढ़ाने के। हम देख चुके हैं कि बिंबिसार और बढ़ाता है आगे, फिर अजातशत्रु कर डालता है उसको आगे बढ़ाता है, तो ये बढ़ाते आए रहते हैं। मतलब अपना जो विस्तार है मगध का वो करते रहते हैं। शिशुनाग वंश तक आते आते क्या होता है, जो अवंती है वो ख़त्म हो चुका होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ये नंद वंश आता है इनको कहा जाता है कि ये गैर क्षत्रिय लोग थे, मतलब कि क्षत्रिय लोग नहीं थे ये। इनका जो पहला राजा था वो था महापद्मनंदन। यही नंद वंश का संस्थापक था, जिसने एक राज की उपाधि ग्रहण करी। मतलब एक राज वो जिसका एक तरफ मतलब एक अकेला का राज हो उसको कहते हैं एक राज। मतलब कि जो सिर्फ पूरे ने कहा कि जो पूरा भारत है उसके पास मेरा ही राज है। उसने चक्रवर्ती का राज जो उपाधि होती है वो ग्रहण नहीं करी, वो करी थी अशोक ने। महापद्मनंदन को भारत का पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है, क्योंकि उसके टाइम में क्या था कि जो मगध था वो काफ़ी एरिया में फैल चुका था हिंदुस्तान का, और इसे अखंड भारत का जो सिद्धांत कहते हैं वो काफ़ी हद तक आ चुका था उस टाइम तक। मतलब पूरा नहीं फैला था फिर भी, पर काफ़ी हद तक, क्योंकि हम देखते हैं अवंती ख़त्म हो चुका है। जितने भी मगध के आसपास के जितने सारे महाजनपद हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो दूर के महाजनपद हैं कुछ कुछ बचे हैं, या फिर उस पर जो मगध है उनका इंडायरेक्ट कंट्रोल, मतलब मगध की बात चलती है वहाँ पर। तो इसलिए माना जाता है कि जो ये है नंदी महापद्मनंदन हैं इनको माना जाता है कि उसके टाइम के अंदर पहला जो माँ का साम्राज्य मतलब सम्राट बन चुका था। मतलब पहले महाजनपद था मगध, फिर बड़ा होते होते उसके अंदर इतना बड़ा हो गया कि बहुत सारे उसके अंदर महाजनपद आ गए, तो वो इस तरह से साम्राज्य बन गया। और साम्राज्य का राजा कौन कहलाएगा, सम्राट। इसी ने कालाशोक की हत्या करवाई थी। पुराण में महापद्मनंदन को क्षत्रियों का सर्वनाश करने वाला बताया गया है। मतलब जो हिंदू ग्रंथ की जो किताबें जो ग्रंथ हैं हिंदू के धर्म के, जो इसका नाम है पुराण, जो पुराण बहुत सारे तरह के होते हैं तरह के, उनके अंदर कहा गया है कि जो महापद्मनंदन है वो क्षत्रियों का नाश करने वाला, मतलब क्षत्रियों का दुश्मन, हत्या करने वाला। महाभारत में इसे एक शूद्र महिला महापद्मनंदी का पुत्र बताया गया है, जो आखिरी शिशुनाग राजा की पत्नी थी। जबकि जैन धर्म की एक किताब में इसे एक नाई का बेटा बताया गया है। अब कहा जाता है कि इनके पास 2 लाख की पैदल सेना थी, 60 लाख इनके पास घोड़सवार थे और 6000 हाथी थे। और इसी के समय जो ये वंश था, इसी के समय में जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर इसको कहते हैं, वो बाहर तक आया था जीतते हुए अपने, जो उसका जिसने ने कहा था कि मैं दुनिया को जीतूंगा, तो उसी प्लान को लेते हुए वो इंडिया तक आया था, पर इसके सामने कभी सामना नहीं हुआ। इतनी बड़ी सेना होने की वजह से लोगों पर भारी कर लगाया गया था। धनानंद ये आखिरी वंश है, मतलब आखिरी राजा है नंद वंश का, धनानंद। इसी के सामने समय में सिकंदर भारत आया था, मगर इनके साथ युद्ध नहीं हुआ। अब युद्ध सिकंदर का इनके साथ इस वजह से नहीं हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि इतनी बड़ी सेना थी, सिकंदर को और बड़ा करके दिखाई गई थी कि हमारी बहुत बड़ी सेना, तो सिकंदर के जो सिपाही थे वो डर गए थे इस बात से। और दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं, जो इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं कि वो फौज डरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब हमने बहुत सारा जीत लिया क्षेत्र, अब हम थक चुके हैं, अब वापस लौटेंगे। तो वो सरेंडर, मतलब जो वहाँ के जो सैनिक होते हैं सिकंदर के, वो मना कर डालते हैं आगे बढ़ने की। नहीं, इस वजह से इनका कभी सामना नहीं हो पाता। भारी करों और क्षत्रियों की दुश्मनी से के चलते ये लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं रहते, और आखिर में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के साथ मिलके इस वंश का खात्मा कर डालता है। अब इसके पीछे एक वजह बताई जाती है कि जो करों की बात का तो इस्तेमाल उन्होंने करा था, पर यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो चंद्रगुप्त जो चाणक्य है, जो धनानंद होता है वो उसकी बेइज्जती कर डालता है चाणक्य की। तो चाणक्य इसी बात का बदला लेता है, चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में मिला के उसकी हत्या करवा डालता है धनानंद की, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर डालता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य है, अलग से चैप्टर बनेगा, वीडियो बनेगी इसकी एक, कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्योंकि वो टॉपिक ही अब अपने में बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो मगध के उदय जो हुआ उसके क्या कारण थे। 4 तरह के कारण हैं, इसमें भौगोलिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, बाकी कारण बहुत सारे भी हैं इसके। तो फिलहाल हम देखते हैं कि भौतिक कारण इसका क्या रहा। मगध गंगा घाटी के ऊपरी और निचली दोनों हिस्से में स्थित था। मतलब क्या है,
ये गंगा नदी यहाँ बह रही है, इस तरह भी मगध का एरिया था, मगध का एरिया इस तरफ भी था। तो जो यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी दोनों से कंट्रोल में थी, और जो व्यापार होता था वो भी उनके कंट्रोल में था। तो इससे क्या होता है, उनको डबल एडवांटेज है, मतलब ज़मीन से जो खेती हो रही, मिट्टी हो उपजाऊ है, उसका तो फ़ायदा ले रहे हैं साथ में ही है। और साथ में क्या है कि जो छोटा नागपुर का एरिया है आज के वक्त में, कि वहाँ लोहा बहुत निकलता है, वो चीज़ भी कंट्रोल में थी। ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के बीच मुख्य भूमि से मतलब स्थित था। मतलब जो अंग था, जो हम जैसे देख चुके हैं कि अंग के ऊपर अजातशत्रु ने बिंबिसार अजातशत्रु के मतलब कंट्रोल कर लेते हैं उस टाइम के अंदर। अंग यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश का एरिया यहाँ पर है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता था नदी के ज़रिए, ट्रेड करते थे मतलब वो लोग। तो उसके ऊपर क्या था, कंट्रोल था मगध, क्योंकि दोनों के बीच इधर से पश्चिम से सामान पूर्व से आ रही है, पश्चिम में जा रही है, और पश्चिम सामान पूर्व में आया, तो उस पर कंट्रोल किसका होगा, मगध का। मगध 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और चंपा। इस वजह से इसको क्या फ़ायदा होता है कि जो सामने की जो दुश्मन की सेना है वो उस पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाती थी, और ये चाहते थे डायरेक्ट हमला कर सकते थे, क्योंकि उनको एडवांटेज था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग थे, ये कंट्रोल करते थे उस एरिया को, तो वो कंट्रोल करके उस पर डायरेक्ट हमला कर सकते थे। और अगर दुश्मन की सेना आती थी पीछे हट जा सकते थे, ये वो पार करना तो मुश्किल था उनकी नदी पार करना। राजगीर और पाटलिपुत्र दोनों ही सामरिक स्थित थे, मतलब कि दोनों स्ट्रेटेजिक फॉर्म में थे, क्योंकि पाटलिपुत्र नदी से घिरा हुआ है और जो राजगीर है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो दोनों की सेफ्टी है। आर्थिक कारण क्या है, मगध में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। फिर जो छोटा नागपुर का एरिया जहाँ लोहा निकलता है वो नहीं कंट्रोल में था, और आगे दूसरे महाजनपद को मतलब स्टेट को चाहिए होता लोहा, तो वो इनसे खरीदते थे। तो इस वजह से भी कंट्रोल पे लगा, क्योंकि मतलब फ़ायदा हुआ लोहे का, लोहे को उन्होंने बेचा भी, और लोहे से हथियार ही बनाए, लोहे से खेती भी करी। अब लोहे से हथियार बनाए तो दूसरे स्टेट को भी हथियार बेचेंगे, ज़रूरी बस सीधी बात है। अब वो जो उन्होंने औजार बनाए उससे क्या हुआ, उन्होंने खेती के लिए ज़मीन साफ़ करी, जंगल काटे। अब खेती ज़्यादा हुई तो उससे क्या हुआ, इनकी आमदनी बढ़ी, मतलब इनडायरेक्ट तौर पर उनको फ़ायदा हो रही है, आर्थिक फ़ायदा। मतलब इस स्थान के कारण ये है आसानी से व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब क्योंकि नदी जो है, गंगा नदी है, सोन नदी है, चंपा नदी है, ये तीनों इसके एरिया के अंदर आती थी। तो क्या था कि हम जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम व्यापार हो रहा है, तो कंट्रोल इनका है। तो वहाँ से जाएंगे जहाज़ तो ये इस पर कर लगाते थे, टैक्स लेते थे उस जाने आने का रास्ते का। एक बड़ी आबादी थी जिसका उपयोग कृषि, खनन, शहरों के निर्माण और सेना में किया जा सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शुरुआत से ही ये एरिया जो है उपजाऊ है, तो जहाँ लोग बसते हैं, लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं जहाँ ज़मीन उपजाऊ हो, खेती वगैरह कर सके, अपना खाना पीना, क्योंकि पानी की ज़रूरत सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, तो लोग नदी के किनारे बच जाते हैं, अब पानी से ही खेती भी करते हैं वो। तो इसी वजह से क्या आता है कि लोग वहाँ बसे हुए ज़्यादा थे, आबादी ज़्यादा थी, तो वो हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकता था मगध उसका, चाहे कृषि में कर ले, चाहे सेना में कर ले, चाहे खनन कार्य में कर ले, चाहे शहर बनाने में कर ले। तो इससे ही फ़ायदा हुआ इनको। लोगों और शासकों की सामान्य समृद्धि, मतलब इतने, क्योंकि हम इसका एग्जांपल इस तरह से लेंगे कि जो मगध है यहाँ पर क्या है कि गैर आर्याई लोग रहते हैं, तो इनके ऊपर जो ब्राह्मण धर्म है उसका इतना जोर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म यहाँ इस एरिया के अंदर फैला हुआ है, उत्तर पूर्व के पश्चिम के अंदर। तो वहाँ पर ब्राह्मण धर्म के अंदर ये है कि उनको बार बार करनी पड़ती हैं, बलि देनी पड़ती है, बलि जानवरों की। तो उससे क्या है, वो खर्चा सिस्टम बहुत ज़्यादा, मतलब खर्चीला बहुत ज़्यादा है। मगर अगर हम देखते हैं मगध के अंदर तो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है वहाँ पर चल रहा है, उसके अंदर सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि तुम बलि दो हर बात के ऊपर, या तुम यज्ञ करवाओ। तो क्या है कि जो उनके जो पैसे बर्बाद होने वाले हैं वो पैसे बर्बाद नहीं होते, वो बच जाते हैं पैसे, तो वो क्या करते हैं, अपने एक समृद्ध हो जाते हैं और सेना बड़ी रखते हैं, खर्चा करते हैं। तो उससे क्या है वो, और उनको फ़ायदा होता है आज के तौर पर, उसका इस्तेमाल फिर वो लड़ने में करते हैं, पैसे का अपने शहरों का जो विस्तार है करने में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको इस तरह से फ़ायदा होता है, क्योंकि धार्मिक तौर पर भी फ़ायदा है, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके अंदर चीज़ें हैं ही नहीं करने के लिए। गंगा पर अधिकार, अधिकार का अर्थ था कि आर्थिक आधिपत्य गंगा उत्तर भारत में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, बता चुका हूँ मैं इस बारे में। बिंबिसार द्वारा अंग के विलय के साथ चंपा नदी को मगध राज्य में साम्राज्य में जोड़ा गया था। चंपा दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका, दक्षिण भारत के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग थी, क्योंकि चंपा तो एक बंदरगाह था। चंपा जो बंदरगाह थी वो थी अंग के अंदर, उस पर जब बिंबिसार ने कंट्रोल कर लिया तो भी उनकी फायर कंट्रोल में आ गई। अब जो ट्रेड वहाँ से जो व्यापार वो करेंगे उस पर टैक्स लगाओ, पैसा कमाओ। सांस्कृतिक कारण क्या है, मगध
समाज का चरित्र अपरंपरागत था, मतलब कोई ऐसा सिस्टम उनके अंदर नहीं थी कि परंपरा चलती रहे कि बलि देते रहो, ये करो वो करो, कोई परंपरा नहीं थी। धर्म कोई मतलब रूल वगैरह इतने ज़्यादा वो नहीं थे, जो चाहे जैसे कर सकता है, अपनी आसानी थी ज़िंदगी को चलाने के लिए उनमें। और इसमें क्या था कि गैर आर्यई और आर्यई धर्म मतलब लोग मिश्रित थे। तो क्या है कि जो ब्राह्मणों का इतना जोर नहीं था इनके ऊपर, और जो कबीले थे वहाँ के भगत के वो लोग मिल के थे आपस में। तो ये सांस्कृतिक फ़ायदा है कि मतलब फालतू खर्चा नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण होंगे तो वो खर्चे करवाएंगे, और धर्म के अंदर आसानी है तो और फ़ायदा है इसके अंदर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उदय इसने दर्शन और विचार के संदर्भ में एक क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने उदार परंपराओं को बढ़ाया, जैसे बताया मैंने अभी कि इतने बलि नहीं देनी, फालतू खर्चा नहीं है उसका, तो उससे फ़ायदा हुआ, धार्मिक फ़ायदा एक तरह से ही है। समाज में ब्राह्मणों का इतना अधिक प्रभुत्व नहीं था। मगध में कई राज्य मूल रूप से निम्न थे, जिसे हम देख चुके हैं। जो नंद वंश है वो कहाँ से है, शूद्र हैं, और शूद्र कौन होते हैं, निम्न जाति के होते हैं हिंदू धर्म के अंदर। राजनीतिक कारण क्या रहे, मगध भाग्यशाली था कि उसके पास एक शक्तिशाली और महाकाव्य शासक थे, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करती है मगर राजा के ऊपर। अगर तुम्हारे पास सोर्सेज भी हैं और अगर राजा चाह ही नहीं रहा कुछ करना, तो क्या हो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पर जो क्या है, राजा क्या है, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, बड़ी बड़ी आर्मी है उनके पास, और उनके अंदर खुद ही महत्वाकांक्षा है कि हम अपने जो स्टेट है, जो महाजनपद है, उसका एक्सपेंशन करें, बढ़ाएं, विस्तार करें। तो फिर तो वही हो नहीं है इससे जो है मतलब एक्सपेंशन इसका। उनके पास मजबूत स्थायी सेना थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूसरे जो महाजनपद थे वहाँ सिस्टम ब्राह्मणों का था। अब वो इतना पैसा खर्च करेंगे तो सेना पे कहाँ से लगाएंगे वो। तो इनके पास तो सेना थी, उनके पास कमज़ोर सेना थी, और कमज़ोर सेना उनकी वजह से ये भी थी कि उनके पास हथियार नहीं थे लोहे के, वो तांबे के हथियार इस्तेमाल करते थे या पीतल के इस्तेमाल करते थे वो। तो उनके हथियार कमज़ोर थे, उनके पास हथियार मजबूत थे। लोहे की उपलब्धता उन्हें उन्नत हथियार विकसित करने में सक्षम बनाया। वे सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले पहले राजा भी थे। मतलब जो दूसरे राज्य हैं वहाँ जनपद है उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल नहीं करा, मगर मगध के लोगों ने इस्तेमाल करा, तो जंगलों के अंदर हाथी बहुत थे उनके पास। प्रमुख राजाओं ने भी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, जैसे मैंने देखा अभी बताया था कि पिछले पार्ट में बिम्बिसार ने बनाया कि भाई हम काम को बांटते हैं अलग अलग। जो अजातशत्रु है फिर उसने भी इस चीज़ को ही बनाया। तो यही कारण रहे कि जो मगध है वो एक मगध जनपद से होते हुए कि वो जब मौर्य वंश आता है वहाँ तक वो एक साम्राज्य बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि मगध है वो शक्तिशाली कैसे बना। एक छोटे से एरिया, तो छोटा सा मगध था बिल्कुल बिहार का एरिया में, और वो होते होते ये पूरा एरिया जो हिंदुस्तान का है वो सारा कवर कर लेता है और एक साम्राज्य बन जाता है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।